Hi everyone, welcome back to the channel. Students, you are having some time to take the screenshot of the questions and then we'll start with the explanations. Okay students, so this is your second video regarding the MCQs, and again this is related to your microeconomics. So my concept is that हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो MCQs को कवर करेंगे, सो दैट जितना भी हमने प्रीवियस किया है वो क्या हो जाए, वो रिवाइज हो जाए, एंड देन एट लास्ट और आफ्टर फ्यू वीडियोज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चैप्टर्स बाद में हम उसको मिक्स करके भी प्रेजेंट करेंगे. So let's start with the first MCQ of today, that is, which of the following pairs of commodities is an example of substitutes? Okay students, so now we are talking about कि इन चार options में से, that is tea and sugar, that is tea and coffee, that is pen and ink, and your D part is your शर्ट एंड ट्राउज़र्स. सो हम पूछ रहे हैं कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूट की एग्जाम्पल है. सब्स्टिट्यूट क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक के बदले दूसरा. तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे चाय पीनी है लेकिन मैं चाय की जगह शुगर ले लूँ एंड देन वी आर डन? क्या एक शुगर चीनी टी का रिप्लेसमेंट है? नो. सो दिस इज़ नॉट योर सब्स्टिट्यूट ऑप्शन. बी पार्ट, टी एंड कॉफ़ी, यस ये दोनों ही बेवरेजेस हैं, ये दोनों ही हमारी कॉमन ड्रिंक्स हैं. मैनी टाइम्स हमारे पास चाय अवेलेबल नहीं है, कॉफ़ी का इंटेक किया जा सकता है. सो यस, दिस इज़ योर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी. पेन एंड इंक, क्या ये सब्स्टिट्यूट है कि पेन नहीं है तो उसके बदले चलो इंक ले लो? नो. कंप्लीट सब्स्टिट्यूट ये भी एक दूसरे का नहीं है. डी, शर्ट एंड ट्राउज़र्स, ये दोनों अलग यूज़ में होते हैं. शर्ट एंड देन ट्राउज़र, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है कि हाँ शर्ट के बदले ट्राउज़र, ट्राउज़र के बदले शर्ट. नो, ये दोनों ही नेसेसिटी है, ये दोनों ही अपनी जगह अलग टास्क परफॉर्म करेंगी. सो शर्ट एंड ट्राउज़र इज़ ऑल्सो नॉट दी ऑप्शन. सो फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, that is your tea and coffee. Now let's see the second question. Which statement relates to macroeconomics? Which statement relates to macroeconomics? Now your first statement is saying oil prices are rising in Pakistan. Second is saying profit rate high in textile. Third option is saying the firms try to make huge profits. D, the government has failed to control inflation. So students, let's discuss them one by one and देखते हैं कि क्या हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है और इनमें से क्या ऐसा ऑप्शन है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ऑयल प्राइजेज आर राइजिंग इन पाकिस्तान. सो क्या ये मेरी इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, क्या कहीं और कुछ होना मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहे? क्या हम ये बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो वो क्या वो मेरी इकोनॉमी की बात चल रही है? नहीं ना. क्या वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है? तो दिस इज़ नॉट योर ऑप्शन. बी पार्ट, प्रॉफिट रेट हाई इन टेक्सटाइल. प्रॉफिट रेट हाई इन टेक्सटाइल. सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि आउट ऑफ बंच ऑफ कंपनीज, बंच ऑफ पीपल हम एक चीज़ उठा रहे हैं. ठीक है, वैसे ही कुछ यहाँ पे हुआ है. क्या हमारी मार्केट में सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही है, या क्या हमारी मार्केट में सिर्फ
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं या और भी है, राइट? स्टील भी होगा एंड प्लास्टिक भी होगा, टेक्सटाइल भी होगा, लेदर भी होगा, देयर आर सो मैनी अदर इंडस्ट्रीज इन योर मार्केट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन इंडस्ट्रीज में से सिर्फ एक टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट योर macroeconomic statement, this is your microeconomic statement, hence this is also not your answer. C, if we talk about the C option, that is the firms try to make huge profits. क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम फर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ये क्या है, हमने ये नहीं बोला कि फर्म्स ने ह्यूज प्रॉफिट बनाया फिर हो जाता ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। हम क्या बोल रहे हैं कि फर्म्स जो हैं वो ट्राई करती हैं कि ह्यूज प्रॉफिट बनाएं। उसमें से कुछ प्राइवेट फर्म्स भी होती है, उसमें से कुछ पब्लिक फर्म्स भी होती हैं, एंड उन पब्लिक फर्म्स का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। सो ओवरऑल ये क्या है, ये बस हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये हम एक इकोनॉमिक वर्किंग दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ फर्म्स ट्राई करती है ह्यूज प्रॉफिट बनाना, बट अगेन सारी फर्म्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सो अगेन दिस इज नॉट योर आंसर। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, नाउ दिस इज वॉट योर आंसर वुड बी। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, कि गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, ये वर्ड हम देखेंगे हैज़ फेल्ड, विच मीन्स कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। किसमें? इन्फ्लेशन जो कि एक नेशनल प्रॉब्लम हो जाएगी, होती है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने में फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरा नेशन अभी इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से पूरे नेशन को सफ़र करना पड़ेगा। सो दिस इज वॉट योर ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज। थर्ड क्वेश्चन सेज सिट्रस पैराबिस मीन्स व्हाट? सो स्टूडेंट्स, दिस वर्ड, ये एक लैटिन टर्म है, ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जैसे कि हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हमने डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ें जो हैं, ठीक है, उनको इक्वल रख देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हाँ ये चीज़ें जो है वो आराम से चेंज हो सकती हैं। जैसे कि कॉमनली हम देखते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हम बोलते हैं इनकम, तो ये सब क्या है, हम बोलते हैं कि हाँ जस्ट कीप देम इक्वल। सो दिस इज व्हाट योर ceteris paribus मीन्स, दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। फोर्थ वन इज विच वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्राइस के साथ साथ इंक्रीज होगा? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है डिमांड। तो ये तो हमें पता है कि प्राइस जो है ये हमें आराम से पता है कि प्राइस और डिमांड जो है वो क्या करते हैं आपस में, रिवर्स रिलेशन जो है वो शेयर करते हैं। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो या तो उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता रहेगा। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि अगर इंक पेन्स का प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली हाई होता जा रहा है, तो हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे और कहीं ना कहीं उसकी डिमांड कहाँ पे, बाकी चीज़ों पे शिफ्ट हो सकती है। पेंसिल्स पे हो सकती है, बॉल पॉइंट पेन्स पे हो सकती है। सो उस पर्टिकुलर चीज़ की तो डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो ये तो रिवर्स रिलेशन शेयर करता है प्राइस के साथ। सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। नेक्स्ट कम्स योर यूटिलिटी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अ वर्ड विच एक्चुअली मीन्स satisfaction, the want satisfying power of the commodity is your utility। कि हाँ कमोडिटी से हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है वो है हमारा यूटिलिटी। तो ये तो प्राइस का कॉन्सेप्ट ही
नहीं है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये कमोडिटी, ये क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, डिमांड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें प्राइस का रोल नहीं है। थर्ड सी सप्लाई एंड फोर्थ इज योर डी पार्ट इज योर कंजप्शन। तो क्या जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ती जाएगी। जैसे कि ये किसका रोल हो गया? ये अगेन डिमांड के साथ समहाउ इट इज़ रिलेटेड। कंज्यूम मतलब इस चीज़ की डिमांड और इस चीज़ को लेने की कैपेसिटी। तो क्या अगर किसी चीज़ का, जैसे कि सपोज हम फास्ट फूड खाते हैं, तो जैसे जैसे फास्ट फूड के प्राइसेस अगर बढ़ते जाएंगे दिन बर दिन, तो क्या उसकी कंजप्शन कम नहीं हो जाएगी? क्या हम ये नहीं प्रेफर करेंगे कि हाँ ये फास्ट फूड को थोड़ा अवॉइड किया जाए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए ही रखा जाए, रादर दैन कभी भी मन किया और जाके कंज्यूम कर लिया। सो कंजप्शन और प्राइस का भी हम बोल सकते हैं रिवर्स रिलेशनशिप रहेगा, या फिर स्टूडेंट्स सेम रहेगा। ये नहीं, अगर कोई नेसेसिटी है उसका प्राइस बढ़ भी रहा है तब भी कंजप्शन सेम ही रहेगी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट वी कांट से कि प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन भी बढ़ जाएगी। ईदर इट डिक्रीजेस और इट रिमेन्स द सेम। सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। सो फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4 द आंसर इज ऑप्शन सी, दिस वन, सप्लाई इज योर आंसर। जैसे जैसे कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, प्रोड्यूसर क्या सोचेगा? प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि सप्लाई बढ़ाई जाए। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस हैं, दूसरा सप्लाई बढ़ाने से एक गवर्नमेंट क्या, जैसे प्राइजेस बढ़ते हैं, प्राइजेस क्यों बढ़ सकते हैं? प्राइजेस बढ़ सकते हैं जब चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो उस कंडीशन में प्राइस हाइक कर दिया जाता है। ठीक है, कि सभी अपनी डिमांड फुलफिल ना कर पाए, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन रहे, जिन जिन को सच में चाहिए या जो जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही ले। तो इस कंडीशन में सप्लाई बढ़ा दी जाती है कि प्रोड्यूसर सोचते हैं कि अभी सप्लाई बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड इस चीज़ की है, तो चलो इसको अब सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है कि हाँ सप्लाई स्टार्ट कीजिए, अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो सप्लाई स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि जो गैप है बिटवीन डिमांड एंड कम सप्लाई, उसको हम ऑल्टर कर सके, उसको हम पास ला सके, ताकि प्राइस जो है वो बैलेंस होता जा सके। सो सप्लाई इज़ व्हाट? सप्लाई इज़ द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ योर प्राइस। सो फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4 द आंसर इज option C, that is supply. Okay, so now we'll see the question number 5, that is identify the author of principles of political economy and taxation. So students, यहाँ पे हमारे पास 4 options दी गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बुक है इकोनॉमिक्स पे, that is principles of political इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इनके ऑथर कौन है? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या है? इट इज योर आपके 5th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेविड रिकार्डो। एंड इन्होंने ये बुक जो है ये पब्लिश की थी 1817 में। So the author of the Principles of Political Economy and Taxation is David Ricardo, and he published this book in the year 1817. Whereas Alfred Marshall किसके author हैं? Alfred Marshall author है हमारे Principles of Economics के। Next is your question number 6, that is every factor of production gets reward equal to what? Every factor of production gets reward equals to its marginal product. So answer for this one is ऑप्शन बी। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट कह रही है एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवॉर्ड इक्वल टू व्हाट। नाउ व्हाट इज एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता है? जोन सी भी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ हुई हैं, एंड मेजरली
कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं? मेजरली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, जो कि है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो ये पूछ रहा है कि रिवॉर्ड, व्हाट इज रिवॉर्ड? रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड है प्रॉफिट, रिवॉर्ड है उनको कितना पैसा मिलता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली कॉस्ट पे तो नहीं कमाती है। हम सीधा ये नहीं बोल सकते कि हाँ, अगर ये पेन जो है वो 10 रुपये का बन रहा है तो ये 10 का 10 मेरा प्रॉफिट है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में बहुत से स्टेप्स लगे हैं और हर एक स्टेप को कुछ ना कुछ कमाना है। तो डायरेक्टली कॉस्ट पे तो मेरा प्रॉफिट नहीं है। प्राइस कितना लग गया? सीधे ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको सीधा प्राइस, सपोज इसको बनाने में 10 रुपये लगे हैं और मैं इसको सीधा बोल रही हूँ कि हाँ ये इसी प्राइस पे मार्केट में बिकेगा, तो क्या मेरा प्रॉफिट है? ऑब्वियसली नहीं है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न। नो, इंक्रीजिंग रिटर्न में अगर हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल कि इंक्रीजिंग रिटर्न में प्रोड्यूसर नहीं स्टिक करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी ऑलरेडी चांसेस हैं कि हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज कर सकते हैं, वहाँ पे अभी भी स्कोप रहता है प्रोडक्शन बढ़ाने का। सो इंक्रीजिंग रिटर्न में तो प्रोड्यूसर स्टिक ही नहीं करते। सो मार्जिनल प्रोडक्ट से जो है, वहाँ से जो है मार्जिन, कितने का मार्जिन रखा हुआ है, यही करते हैं, राइट। अगर ये हम पेन 10 रुपये का बना रहे हैं, जो कि सपोज 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके हम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 2 रुपये लगे होंगे, लेकिन उसने अपना मार्जिन 1 रुपये प्रॉफिट का रखा होगा। तो टोटल कॉस्ट क्या बन गई? अभी तक 3 बन गई। फिर दूसरे में भी शायद 2 रुपये लगे होंगे, लेकिन उसने भी अपना मार्जिन 1 रुपये का रखा होगा, तो अगेन 3 बन गई। फिर तीसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी आप लगा सकते हैं कि सपोज 3 रुपये में चीज़ बन रही है, तो उसने भी अपना, शायद से आप हम बोल सकते हैं उसने भी अपना मार्जिन रखा है 1 रुपये का, तो 4 रुपये बन गए। इस तरह से टोटल सपोज पेन की कॉस्ट क्या बनी? 10 रुपये। तो ये रहेगा हमारा कि मार्जिन पे कमाते हैं कि कितने का मार्जिन पड़ा। बड़ी मार्केट में ये वर्ड तो हम बहुत ही कॉमनली सुनते हैं कि हाँ हमें कितना बचता है, हमारा तो बस इतने का मार्जिन है। सो अ प्रोड्यूसर जो है, या फिर एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न्स एट द मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. Now let's see the 7th one, that is according to Keynes, interest is a payment for dash. Okay, so ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि Keynes ने क्या कहा है, Keynes ने इंटरेस्ट को किस तरह से डिफाइन किया है। क्या उसने इंटरेस्ट को यूज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स से डिफाइन किया है? क्या उसने ये बोला कि इंटरेस्ट किस चीज़ का पेमेंट है? इंटरेस्ट है कैपिटल का पेमेंट, या फिर वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट है मनी यूज़ करने का पेमेंट, या वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट है लैंड यूज़ करने का पेमेंट। सो स्टूडेंट्स, कीनीज ने इंटरेस्ट को एक कंप्लीट मॉनेटरी फिनोमिना से डिस्क्राइब किया है। जो कीनीज ने बोला है कि जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड होता है, वो कोई लैंड, कैपिटल या ड्यूरेबल गुड से रिलेटेड नहीं होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा आंसर ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन, दैट इज यूज ऑफ मनी। कि हम अगर कहीं से मनी बोरो कर रहे हैं और फिर हमें उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो इट इज़ अ मॉनेटरी फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी डिमांडेड इज अ डैश, फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्या ये मार्केट में स्टॉक कॉन्सेप्ट है? क्या ये मार्केट में फ्लो कॉन्सेप्ट है? क्या ये मार्केट में बोथ फ्लो एंड स्टॉक दोनों ही है, या फिर नन ऑफ दीज है? सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। That is your option number A, फ्लो कॉन्सेप्ट। कैसे?
क्या मार्केट में चीज़ें डिमांड होना कभी भी ख़त्म होंगी? नहीं। एंड कैसे है ये फ्लो कॉन्सेप्ट कि हाँ, चीज़ प्रोडक्शन हुई फैक्ट्री से, इट विल गो टू द मार्केट। सो अगेन फिर यहाँ पे डिमांड है चीज़ की, एंड देन अगेन फैक्ट्री से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से मार्केट, फैक्ट्री से प्रोडक्शन। तो मार्केट में क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है हमारा डिमांड की। डिमांड होएगी, प्रोडक्शन बनेगी, प्रोडक्शन होगी तो सप्लाई होगा, एंड किसका फ्लो बनेगा, हमारे प्रोडक्ट्स का फ्लो बनेगा, लोग खरीदेंगे, हमारे मनी जनरेट होगा। सो अगेन एंड अगेन इट इज़ अ फ्लो concept, not your stock concept, not both A and B and not none of these. Your ninth one is the total area under demand curve of goods measures as, पूछ रहे हैं कि डिमांड कर्व के अंदर का जो ये एरिया है ये क्या है। सो स्टूडेंट्स, क्या ये मार्जिनल यूटिलिटी है? नो, दिस इज नॉट योर मार्जिनल यूटिलिटी। यस, ये हमारा टोटल यूटिलिटी है। जितना भी एरिया अंडर योर डिमांड कर्व रहता है, दैट एरिया शोज कि हाँ, हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है इस कमोडिटी पे। जब मैं इस कमोडिटी को इतने प्राइस पे खरीद रही हूँ, कितनी टोटल यूटिलिटी हमें प्रोवाइड हो रही है। दैट इज व्हाट योर आंसर इज। आंसर इज योर ऑप्शन बी, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। सो डिमांड कर्व के अंदर का एरिया हमें क्या बता रहा है? डिमांड कर्व के अंदर का एरिया हमें बताता है टोटल यूटिलिटी। Now let's see the 10th one. 10th is the capital that is consumed by an economy or a firm in the production process is known as. So ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि जितना कैपिटल इकोनॉमी से या फिर फर्म प्रोडक्शन के टाइम पे कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है तो क्या करते हैं, उस पर मनी लगाया जाता है, राइट, उस पर एसेट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। सपोज मशीनरी लगा दी जाती है, राइट। सो वही है हमारा कैपिटल, मशीनरी लगा दी जाती है। ये पूछ रहे हैं कि जितनी मशीनरी हमने उस चीज़ पे लगाई है, जितनी मशीनरी कंज्यूम उस चीज़ पे, ये कैपिटल उस चीज़ पे कंज्यूम हुई है प्रोडक्शन पे, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं? नहीं, कैपिटल लॉस नहीं बोला जाता है उसे। क्या उसे प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं? नहीं, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सिर्फ कैपिटल एसेट्स के बेसिस पे नहीं होती है, वो हर एक चीज़ को ध्यान में रख के दी जाती है। वो लैंड को भी ध्यान में रखेंगे, वो लेबर को भी ध्यान में रखेंगे, तब जाके एक प्रोडक्शन कॉस्ट बोली जाएगी। क्या वो डेड वेट लॉस है? नहीं, ये वो भी नहीं है। सो इट द आंसर इज डेप्रिसिएशन। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स, आपका कैपिटल लॉस क्या है? कैपिटल लॉस होता है कि जब हम चीज़ को हायर प्राइस पे ले रहे हैं लेकिन कम प्राइस पे जो है वो सेल करें, दैट इज़ योर कैपिटल लॉस।
प्रोडक्शन कॉस्ट आई हैव एक्सप्लेन. डेड वेट लॉस क्या है? इनएफिशिएंसी की वजह से जो लॉस उठाना पड़ रहा है, दैट इज़ योर डेड वेट लॉस. एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन आता है हमारा इसका आंसर कि जितने भी चीज़ हमने कंज्यूम कर ली है कैपिटल एसेट में, तो उसकी वो डेप्रिसिएट हो गई है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं. एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो रियली सून. तब तक कीप अप योर प्रैक्टिस हाई. डू परफॉर्म द मॉक टेस्ट एज वेल. एंड any doubts if you have, just leave a comment in the section below. Thank you.